वेस्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे सुरक्षा चैप्टर से सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसकी बेसिक्स कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाई थी। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो पहले आप उसे देख लें। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सुरक्षा क्या है। ये तो मैंने कल बता दिया था। सुरक्षा का मतलब है, अगर मैं एक लाइन में ही बताऊँ तो उसका मतलब है खतरे से आज़ादी। तो आज देखते हैं हम, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो सुरक्षा है इसकी पारंपरिक धारणा है। ठीक है, पारंपरिक धारणा में 2 तरह की चीज़ें हैं। तो वो 2 तरह की चीज़ें कौन सी हैं ये देखेंगे हम। पहला है बाहरी सुरक्षा, दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। तो इनके बारे में मैं आपको पहले पार्ट में सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम उसको टू द पॉइंट देखेंगे और उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और देख लेंगे अगर 5 से 10 मिनट तक, अंत तक जितने भी टाइम लगता है इसे देखने में, यानी कि आपका ये टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन 2 की जगह सिर्फ एक टॉपिक पे पढ़ूंगा, बाहरी सुरक्षा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का पार्ट मैं नेक्स्ट बनाऊँगा, उसमें डालूँगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये पार्ट, बाहरी सुरक्षा। तो बाहरी सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये देख लेते हैं हम। तो देखते हैं दोस्तों, ये है बाहरी सुरक्षा में ऐसा माना जाता है कि जो हमें खतरा होता है ना, वो देश के बाहर से होता है। यानी हमारे देश की जो सीमा रेखाएं हैं, बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर से, यानी कि किसी दूसरे मुल्क से। यानी कि मान लो कि हम भारत के निवासी हैं और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ऐसे कौन सा देश है जिससे हमें खतरा हो सकता है। हम चाइना से हो सकता है, पाकिस्तान से हो सकता है, या अन्य कोई देश है जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो हमें मतलब अगर कोई पड़ोसी देश हम पर हमला करे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हमें बाहरी सुरक्षा के दायरे में आएगा ये सारा। तो देखते हैं, पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, यहाँ से समझ गए होंगे आप कि इस तरह की अवधारणा में सैन्य खतरे को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसमें यह माना जाता है कि जो सैन्य खतरा है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं क्या है। इसमें खतरे का स्रोत जो होता है वो कोई दूसरा मुल्क होता है। जाहिर सी बात है कि कोई खुद पर थोड़ी ना हमला करेगा, यानी कि कोई दूसरा ही होगा जो हम पे हमला करेगा और दूसरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क जो सैन्य हमला करके हमको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अगला मैं देखता हूँ तीसरा पॉइंट, सैन्य कार्रवाई में सैनिकों और आम जनता को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये भी याद रखना दोस्तों कि सैन्य कार्रवाई जो होती है, यानी कि मान लो दोनों सेनाओं में लड़ाई हो जाती है, तो उसमें सिर्फ सैनिक ही नहीं मारे जाते बल्कि आम नागरिक भी मारे जाते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमला सेना तक ही सीमित हो जाए, वो नागरिकों तक भी पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज़ यार, कभी ये सोचो कि वो जो सैनिक है वो भी तो एक आम नागरिक ही है देश का, क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का ही तो है अपना, तो और हमारे देश का नागरिक है। तो इसलिए हम ये सोचेंगे कि ये इसको हम अलग कैटेगरी में डाल के नहीं देखेंगे। यानी कि अगर सैनिक भी मरता है तो वो हमारे देश का एक आम नागरिक ही मरेगा, ऐसा मानेंगे। इसके बाद देखते हैं युद्ध में के समय किसी सरकार के पास 3 तरह के विकल्प हो। मान लो कभी युद्ध हो जाए या युद्ध होने वाला, सरकार के पास 3 तरह के ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन तो यही रहेगा कि वो तो आत्मसमर्पण नहीं करते, यानी युद्ध किए बिना ही सामने वाले की बात मान ले, सरेंडर कर दिया भाई कि हमें नहीं लड़ना। तो ये दोस्तों कौन सा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड, अगर मैं आगे बढ़ूँ, बी पॉइंट मैंने लिख रखा है। बी पॉइंट में आपको दिख रहा है, या युद्ध के नाश को इतना बढ़ा दे कि दूसरा पक्ष डर जाए और युद्ध करने से बाज आ जाए। यानी दूसरे पक्ष को ऐसा दिखा दो अपनी ताकत इस तरीके से कि वो खुद ही मतलब पीछे हट जाए। दूसरा ऑप्शन ये होता है। या तीसरा ऑप्शन ये होता है कि युद्ध हो जाए अगर, तो अपनी रक्षा करें, अपने आप को बचा कर रखें और हमलावर देश को अपने आप को इस तरीके से बचा कर रखें कि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाबी ना हो पाए। ठीक है, तो उससे उनका हौसला टूट जाता है। तो ये होते हैं 3 तरह के ऑप्शन। और इसी में दोस्तों मैंने लिखा तो नहीं पॉइंट पर, बुक में है, मैं बता देता हूँ कि कोई भी सरकार अपने देश की नीति में आत्मसमर्पण को शामिल नहीं करेगी। यानी इसका मतलब ये हो जाएगी, कोई भी जो सरकार होगी वो नहीं चाहेगी कभी भी कि उसके देश की नीति ऐसे बनी जिसमें आत्मसमर्पण हो। कोई भी देश अगर ऐसा कर देगा तो इसका मतलब उस पर हमले होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, कि सबको पता लगेगा कि भाई ये लड़ेंगे नहीं, ये तो आत्मसमर्पण कर देंगे, हम जरा सी ताकत दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी बातों को मान लेंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है। तो ऊपर के मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको पॉइंट बताए हैं। अब मैं आता हूँ नीचे, शक्ति संतुलन। हाँ, एक तत्व इसका ये भी है, शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन में अगर मान लो ये क्वेश्चन वैसे 2 नंबर में आता है,
शक्ति संतुलन क्या है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में आएगा तो आपको ऊपर का कुछ नहीं लिखना, खाली यहीं से जो मैंने बताया उतना लिखना है। लेकिन अगर ऐसा आता है कि पारंपरिक धारणा 6 नंबर वाला 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको ऊपर से भी कुछ पॉइंट लिखने हैं और यहाँ से शक्ति संतुलन से भी लिखते हैं, और आगे जो गठबंधन वगैरह है उससे भी लिखने हैं। तो ऊपर का मैंने समझा दिया, शक्ति संतुलन में यहाँ से बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने ये यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करी है, इसको ध्यान से देखो। पहले नंबर पे मैंने बनाया चाइना, यानी मैंने सिर्फ अपने पड़ोसी देशों की बात करी है, दुनिया में और किसी देश की नहीं। भारत है, ये हमारा देश है दूसरे नंबर पे, और ये हमारा पड़ोसी देश चाइना हो जाएगा। इधर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, फिर मैंने श्रीलंका ले रखा है 4 नंबर पे। इस तरीके से मैंने ये नंबर में डिवाइड कर दिया। पहले नंबर पे यानी चाइना सबसे ज़्यादा ताकतवर है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अगर मैं पाकिस्तान देखूँ, फिर श्रीलंका देखूँ, इस तरीके से ये देश आते हैं। तो अगर हम अपने शक्ति संतुलन का मतलब हमें यहीं से पता लग जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, समझ जाओगे कि अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं विभिन्न देशों को, तो हमें ऐसा पता लगता है कि कौन सा देश है जो हमसे ताकतवर है। जैसे चीन है, ये हमसे ऊपर है तो हमसे ताकतवर है। फिर हमें ऐसा भी पता लगता है कि कौन से देश हैं जो हमसे कमज़ोर है। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश हैं ये हमसे कमज़ोर हैं। तो इससे हमें एक चीज़ साफ जाहिर हो जाएगी, वो चीज़ ये है कि आने वाले भविष्य में अगर हम मुझे खतरा होगा, हमें खतरा होगा, तो वो उससे होगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इस लेवल से बढ़कर इस लेवल तक आना है, यानी चाइना के बराबर पहुंचना है। अगर यहाँ तक बढ़ा के अपनी शक्ति को हम यहाँ ले आते हैं तो इसी को कहते हैं शक्ति संतुलन। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पॉइंट पढ़ूँगा, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ पहले और फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जब हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखते हैं तो हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा देश है जो हमसे अधिक ताकतवर है और कौन सा देश है जो कमज़ोर है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस देश से हमें भविष्य में खतरा हो सकता है। इस प्रकार से सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन बनाने के प्रति संवेदनशील रहती है, यानी अपनी जो ताकत है उसको इतना बढ़ाओ कि जो हमारे बराबर का ताकतवर देश है हम उससे या तो आगे निकल जाएं, आगे नहीं भी निकल पा रहे कम से कम उसके बराबर तो आ जाएं। इसी को शक्ति संतुलन कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने एक पॉइंट ये लिखा था, गठबंधन। हाँ, गठबंधन बना के भी हम सुरक्षित रख सकते हैं अपने देश को बाहरी खतरों से। गठबंधन बना के कैसे रख सकते हैं, तो आइए जानते हैं। गठबंधन आप जानते ही होंगे कि कई देश क्या होते हैं, आपस में दोस्ती कर लेते हैं, एक साथ आ जाते हैं, कुछ विचारों पे, कुछ मुद्दों पे सभी साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिल जाते हैं। इसी को गठबंधन कहा जाता है। तो गठबंधन बनाकर भी ताकतवर बना जा सकता है। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, संख्या उनकी ज़्यादा भी हो सकती है। और सैन्य हमले को रोकने या फिर उससे रक्षा करने के लिए कदम उठाते हैं। इनके बीच में लिखित संधियाँ होती हैं। हाँ, औपचारिक संधियाँ, लिखित संधियाँ, समझौते वगैरह होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे, जैसे हमारे देश के PM है नरेंद्र मोदी जी, वो अलग अलग विभिन्न देशों में जाते हैं तो हम सुनते हैं कि आज इस देश में गए, वहाँ से हमने ये समझौता हुआ, उस देश में गए, उस देश से हमारा ये समझौता हुआ। यही होता है गठबंधन कि हमारी किसी से दोस्ती हो जाती है और हम उस देश की मदद करने लग जाते हैं और वो देश हमारी मदद करने लग जाता है। इस तरीके से हमारे संबंध उनसे सुधरने लग जाते हैं। आगे देखो, गठबंधन ताकत बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। हाँ, ताकत बढ़ाने के लिए भी गठबंधन किए जाते हैं। और कुछ गठबंधन तो भाई राष्ट्रीय हितों के लिए होता है, यानी अपने देश के लाभ के लिए। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कोने में, अमेरिका। अभी इस एग्जाम्पल अमेरिका से क्या है तो मैं आपको ये थोड़ा सा एक कहानी बता देता हूँ कि 1980 में क्या हुआ था। 1980 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ की तनातनी रहती थी उस टाइम फुल, आपने पढ़ रखा है ये सारा। तो इनके बीच में कंपटीशन था, मुकाबला बहुत ज़्यादा था। ऐसे में अमेरिका ने क्या करा, जो आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं, यानी इस्लामिक कट्टरपंथी जो आतंकवादी वगैरह जो भी थे, अमेरिका ने उन कट्टरपंथी लोगों को मदद करनी शुरू कर दी। हथियार से, ट्रेनिंग से, पैसे से, या जैसी भी उसकी मदद बनती थी, अमेरिका उनको मदद करता था सोवियत संघ के खिलाफ यूज़ करने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बार क्या हुआ, जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे ही हमला कर दिया, और ये जो फिर 9/11 वाली जो घटना आपने पढ़ रही है, 9/11 वाली घटना हुई, उसके बाद अमेरिका को अकल आ गई। फिर अमेरिका उनका दुश्मन बन बैठा। आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इनफाइनाइट रीच, डेजर्ट स्टॉर्म, और ऐसे कई तरह के ऑपरेशन पढ़े हैं।
तो ये सब अमेरिका ने ये सब चलाए हैं। तो ये समझ गए ना दोस्तों, गठबंधन क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं, क्या लाभ होते हैं, ये सारा हम बता देंगे। तो यही था हमारा ये वाला भारी सुरक्षा। तो दोस्तों कितना आसान था टॉपिक। अगर आपको आसान लगा है सच में मेरे पढ़ाने के बाद, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई है। और आगे मैं सेकंड जो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, उसमें मैं आंतरिक सुरक्षा को बहुत अच्छे से बताऊँगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब